बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। इनका जो इंडिया विजन 2047 है, टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन, उसको बजाबते लाकर यहाँ नीतीश कुमार रखे हुए हैं और ये दंगाई है, बढ़ावा दे रहा है। फुलवाड़ी को नए सिरे से बदनाम करके 2024 का रिहर्सल चल रहा है कि मुसलमानों को बदनाम करो और यहाँ वोट की राजनीति करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बहुत बड़ी खबर के साथ आए हैं कि पीएफआई के 2 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर इल्जाम लगाया गया है कि कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जिसमें भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने के मंसूबे जाहिर होते। जो दस्तावेज बरामद हुए हैं इस पर इस्लामिक मुल्क 2047 लिखा हुआ है और आज पूरे न्यूज चैनलों पर इसी का तबसरा करते हुए देखा जा रहा है। कुछ चैनलों ने तो भारत में शरिया कानून लाने की कोशिश तक की हेडलाइन लगा दी। पिछली खबरों पर नजर डालते हैं। आप खुद ही यूट्यूब पर जाकर पॉपुलर फ्रंट को क्लिक कर देखेंगे तो मुस्तकिल आपको वीडियोस की एक फहरिस्त आ जाएगी जिसमें तकरीबन फसादात को पीएफआई जिम्मेदार होने की खबरें चलाई गई है। खैर, अब 2 अफरादों की गिरफ्तारियां अमल में आई है। मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज दोनों को पुलिस हिरासत में लिया गया, तो इसकी तहकीक भी होगी। पॉपुलर फ्रंट को लेकर जो खबरें चलाई जा रही है तो इसका दूसरा पहलू भी बयान करने वाली आवाजें उठ रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के गोपाल रविदास ने आज बड़ा इल्जाम हुकूमत पर लगाते हुए कहा कि फुलवारी शरीफ के साथ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आज की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। एक और बयान एसएसपी मानवजीत सिंह धिल्लोन ने आरएसएस और पीएफआई को एक ही तरह के बताते हुए आरएसएस के तरबियती कैंपों का जिक्र किया जिस पर भी बवाल हो रहा है। आप सभी को इतना जरूर पता होगा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मुसलमानों के साथ दलित पिछड़े तबकात पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है। इनके हक में खड़े होने वाली तंजीम के तौर पर जाना माना जाता है। कोरोना हो या बाढ़ जैसी कुदरती आफतों में बढ़ चढ़कर काम करते हुए पीएफआई के कारकुनान को देखा गया है। जाहिर है जब मुसलमानों की तंजीम इदारों का जिक्र आता है तो अक्सर इन्हें देशद्रोह से जोड़ दिया जाता है। लिहाजा आज की गिरफ्तारियां एक कानूनी मामला है और जैसे जैसे वक्त जाएगा सच्चाई भी शायद मंजर आम पर आ सकती है। भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ भी कहे, दौर सोशल मीडिया का है और सच्चाई सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं लग सकता। तकरीबन सभी लोगों के जहनों में पॉपुलर फ्रंट दहशतगर्द तंजीम होने के जहन बना लिया होगा क्योंकि खबरें भी इसी तरह की और इसी सिमत में चलाई जा रही है और सुबह से शाम तक इस तरह की खबरें चलती है तो जहन भी इसी तरह का बन जाता है। ऐसा नहीं कि पहली बार किसी मुस्लिम तंजीम को देश विरोधी साबित करने की कोशिश की जा रही हो। कोरोना के दौर में तबलीगी जमात को भी देश विरोधी कहते हुए कोरोना के लिए मुसलमान जिम्मेदार है और एक कोरोना जिहाद है कहा गया। इसी तरह हाल ही में उदयपुर कत्ल को लेकर दावत इस्लामी को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान को तक जोड़ा गया। दहशतगर्दी के जुर्म में हजारों नौजवान गिरफ्तार तो किए जाते हैं, खबरें भी इसी तरह की चलाई जाती हैं जैसे अभी चलाई जा रही है और 4 साल 8 साल 12 साल जेलों में रख कर रिहा कर दिया जाता है। ये कांग्रेस के दौर में भी हुआ है और अब तो भाजपा के दौर में उरूज पर है। मतलब एक या कोई भी इख्तियार में हो किसी तरह बहाना बनाकर गिरफ्तारियां अमल में आई जाती है। अब जब बड़े शोर शराबे के साथ सुबह शाम डिबेट और बहस मुबासे और सुर्खियां चलाकर गिरफ्तारियां हो तो जाती हैं लेकिन जब रिहा हो जाते हैं तो अखबार में किसी कोने में खबर छपती हुई नजर आती है। हम ये नहीं कहते कि मुजरिमों को सजा नहीं होनी चाहिए, कोई भी हो जो भी हो इस मुल्क के खिलाफ साजिश करता हो यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए और सजा भी हो। लेकिन जब ध्रुव सक्सेना, आपको शायद याद नहीं होगा, ध्रुव सक्सेना जो भाजपा का आईटी सेल का जिम्मेदार 2017 में पाकिस्तान के मुखबिरी करता हुआ पकड़ा गया तो इन्हें फौरन आजाद कर दिया गया। कई गैर मुस्लिमों की तवील फहरिस्त है जो भारत की मुखबिरी करते हुए पकड़े गए। लिहाजा इन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई और किसी एक समाज को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है। अगर वो दूसरे समाज का होता है तो वहां लीपापोती वाला मामला भी देखा जाता है। लेकिन जब मामला मुसलमानों का हो तो इस पर तमाम प्रचार तंत्र और मीडिया टूट पड़ती है। पीएफआई कई सारे देश विरोधी कामों में मुलविस होने की कहानियां सुनाई जा रही है। अगर वाकई मुलविस है तो फिर इस पर इससे पहले पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई? सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि जहां मुल्क हिंदू राष्ट्र के नजदीक पहुंच चुका हो, कुछ ने तो मुल्क का संविधान मनुवादियों खत्म करने की तक तस्दीक कर ली हो और ऐसे वक्त में भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की कोशिश, ये भी बात कुछ हजम नहीं होती दिख रही। अब जैसे सीपीआई के गोपाल रविदास ने कहा कि मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है तो इस पर भी सभी को सोचना होगा। मैं एक तरफा फैसला दुरुस्त नहीं होगा और ना इंसाफी होगी। और वैसे भी दहशतगर्दी के जुर्म में कई नौजवान गिरफ्तार हुए फिर अदालत ने इन्हें बाइज्जत रिहा भी किया। आज तक बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया मालूम नहीं क्योंकि अदालत ने तो जो भी मुजरिम थे इन्हें सबूत ना होने की बिना पर रिहा भी कर दिया गया। तो क्या वाकई पीएफआई के जो 2 अफराद गिरफ्तार किए गए
अगर मुजरिम होंगे तो सजा होगी और सबूत मुकम्मल ना होंगे तो रिहा भी होंगे। लिहाजा भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की महज बातें किस हद तक मायने रखती है। अब ऐसे कई लोग इस समाज में पाए जाते हैं जो भारत की सबसे आला अदालत सुप्रीम कोर्ट को तक गाली दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तौहीन मतलब एक तरह से देशद्रोह ही है। लिहाजा सजा किसी को भी हो धर्म की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए बल्कि जुर्म की बुनियाद पर होनी चाहिए। पीएफआई पूरी तरह से निशाने पर रहने की वजह यह भी है कि हमेशा आरएसएस हिंदुत्ववादियों की मुखालिफत में पेश रहा है। केरला, मैंगलोर, तमिलनाडु, बंगाल में काफी सरगर्म होने की बात कही जाती है। केरला में 26 जनवरी और 15 अगस्त को पीएफआई के कारकुनान परेड भी करते हैं। लिहाजा एसएसपी मनोजीत सिंह धिल्लोन ने आरएसएस का भी दहशतगर्दी के जमरे में जिक्र किया तो इनके खिलाफ भी आवाजें उठनी शुरू हुई। आरएसएस और पीएफआई को एक तरह बताने से संगीत तिलमिला उठे हैं। आखिर इस तरह का मुआवजा किया क्यों है? खैर, आज पीएफआई के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और मुस्लिम राष्ट्र 2047 में मंसूबा होने के दस्तावेज मिलने की बात भी कही जा रही है। जिस तरह सीपीआई और दीगर पार्टियों ने भी इस साजिश का हिस्सा कहा है, इसमें एक और खास बात का जिक्र ये भी रहा कि वजीर आजम के कत्ल की साजिश भी पीएफआई अंजाम देने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। इसकी हकीकत क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह मौजूदा हालात, मौजूदा हुकूमत, फिर चाहे भाजपा की मरकजी हुकूमत हो या फिर बिहार की नीतीश की हुकूमत, दोनों तो फिरका परस्तों की पुष्टपनाही पर ही चलने वाली है। और आज के दौर में जहां अदलिया, इंतजामिया और सत्ता विरोधियों को किसी तरह बख्शा नहीं जा रहा, मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने पर और बढ़ती सांप्रदायिकता पर बोलने को लेकर साबिक नायब सदर हिंद हामिद अंसारी को तक बख्शा नहीं जा रहा। लिहाजा ऐसे दौर में पीएफआई क्या कोई और तंजीम भी हो, कोई बहुत बड़े काम को अंजाम देगा, शायद मुमकिन नजर नहीं आ रहा। सवाल तो जरूर उठाए जा रहे हैं कि क्या पीएफआई की आड़ में मुसलमानों को तो निशाना नहीं बनाया जाएगा। इन तमाम सवालात के जवाब भी आने वाला वक्त ही देगा। तब तक हमें इंतजार करना होगा। बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है इनका जो ये इंडिया विजन 2047 है टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन। ये बांटने के लिए नहीं है, ये लोग गुप्त रूप से इसको करते हैं। इसमें जो लाइन मैं पढ़ रहा हूँ, हम लोग को मिलेगा सर ये बढ़िया ना भाई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज कॉन्फिडेंट दैट इवन इफ 10% ऑफ द टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन रैली बिहाइंड इट, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी पीएफआई के साथ आ जाता है, पीएफआई वुड सब्जुगेट द कावर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी। उसके बाद पीएफआई जो बहुसंख्यक, कमजोर और डरपोक समुदाय है उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी, और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। तो ये किसी भी धर्म के बहुत ही अगेंस्ट है। इसकी जितनी भी भर्त्सना एक सामान्य व्यक्ति करे वो बहुत ही कम है। अगेन जो दूसरे देशों से इन्होंने मदद मांगी है, इन द सिनेरियो ऑफ फुल फ्लेज शो डाउन विद द स्टेट, इसका मतलब होता है राज्य के विरुद्ध पूरी तरह से लड़ाई के समय, अपार्ट फ्रॉम रिलाइंग ऑन आवर ट्रेंड पीई कैडर्स, हम अपने पीई कैडर्स के अतिरिक्त वी वुड नीड हेल्प फ्रॉम फ्रेंडली इस्लामिक कंट्रीज। हम इस्लामिक कंट्रियों से मदद चाहते हैं। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स पीएफआई हैज डेवलप्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद टर्की, ए फ्लैग बेरर ऑफ इस्लाम। पिछले कुछ सालों में टर्की से पीएफआई ने रिश्ता बनाया है। तो ये इसके अलावा पूरे 8 पन्ने का ये डॉक्यूमेंट से वो ये इसका बिहार विधानसभा में उसने हथियार लेके हम लोगों के ऊपर पिटाई किया है, लोकतंत्र के मंदिर को संसार करने का काम किया है। क्यों नहीं सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है? उसको बजाबते लाकर यहाँ नीतीश कुमार रखे हुए है और ये दंगाई है, बढ़ावा दे रहा है। फुलवाड़ी को नए सिरे से बदनाम करके 2024 का रिहर्सल चल रहा है कि मुसलमानों को बदनाम करो और यहाँ वोट की राजनीति करो। आज बेलगाम शहर और अतराफ में धुआंधार बारिश बरसने से शहर के मुख्तलिफ जगहों पर पानी जमा हुआ, जिससे आवाम को काफी दिक्कत उठानी पड़ी। बेलगाम जिले के अतराफ में नदियों का पानी बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र से कोयना डैम का पानी फिर छोड़ा गया, जिससे कुड़ची, चिकुड़ी जो नदियों के किनारों पर गांव हैं, इन्हें चौकन्ना रहने का इशारा दिया गया। एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया। डीसी बेलगाम नितेश पाटिल और पुलिस अफसर से संजय पाटिल की टीम ने आज नदियों के किनारे के जो गांव हैं इनका जायजा लिया। कृष्णा नदी से फिलहाल 1 क्यूसेक पानी बह रहा है। चिक्कोड़ी हल्के के दूधगंगा, वेदगंगा, कृष्णा नदियां भी उफान पर है। महाराष्ट्र के कोंकण में भी भारी बारिश हो रही है, तो बेलगाम और अतराफ में भी पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। गोकाक का फॉल्स भी पूरी कुव्वत के साथ गिरते हुए देखा जा रहा है। जिला में अब तक 28 जानवरों की मौत हो चुकी है। रियासत में 32 अफराद इस बारिश में हलाक हुए हैं। नदी के किनारे
34 गांवों को अलर्ट रहने का इशारा दिया गया है। इससे पहले बारिश में गिरने वाले घरों की नुकसान भरपाई दी गई, ऐसा भी डीसी ने बताया। तकरीबन 317 मकान जिनके मकान गिरे हुए थे, इनके खाते में भी रुपए जमा होने की इत्तला दी गई। मुसलसल बारिश से फिर एक बार बाढ़ का खतरा मंडराते हुए देखा जा रहा है। इस साल भारी बारिश की वजह से पूरे मुल्क में बाढ़ सा माहौल देखा जा रहा है। पूरा मुल्क पानी की जद में आ चुका है। कई गांव, कई शहर, कई जगहों पर लोग लाखों की तादाद में बेघर होते हुए देखा जा रहा है। लिहाजा आइए पूरे मुल्क में बाढ़ की तस्वीर, बाढ़ के मंजर को भी देखते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। कहाँ भी है? ધક્કો મારીને દરવાજો ખોલતા નહીં તમે.